नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चुनाव धमाका में शाम के 4 बजे आज 4 बड़ी खबरों की बात होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बहुत ही चौंकाने वाली लिस्ट आने वाली है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मिशन 400 के लक्ष्य में जुटी बीजेपी ने कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में घंटों ये बैठक चली है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। इसके बाद कुछ नामों पर फाइनल मुहर लग गई। हालांकि इस मीटिंग में यूपी के भी 10 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूपी में इस बार बीजेपी कई सांसदों के टिकट काटने वाली है। इनमें सबसे बड़ा नाम पीलीभीत से वरुण गांधी, गाजियाबाद से वीके सिंह, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का है। हालांकि मेनका गांधी को बीजेपी फिर से सुल्तानपुर से उतार सकती है। वहीं यूपी में कई बड़े नामों पर अभी भी सस्पेंस है। बरेली से सांसद संतोष गंगवार, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नाम पर अब तक मुहर नहीं लगी और माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि नामों को भी बदला जाए। इन सभी सीटों और नामों पर बीजेपी आलाकमान मंथन कर रहे हैं। नाम फाइनल होने के बाद आज बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है और इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। माना यह जा रहा है कि कल 4 राज्यों के नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। हालांकि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां से कैंडिडेट बदले जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को टिकट दिया जा सकता है और कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। पार्टी ने बकायदा अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है और ये जो सर्वे हुआ है ये सिर्फ एक बार का सर्वे नहीं है, 3 राउंड सर्वे कराए गए हैं जिसमें जिन सांसदों के खिलाफ जनता के बीच आक्रोश है, संतोषजनक काम नहीं किया है, माना यह जा रहा है कि उन्हें बीजेपी रिपीट नहीं करेगी। फॉर्मूला बिल्कुल तय है, जो काम करेगा उस पर बीजेपी भरोसा जताएगी। उत्तर प्रदेश की इस वक्त ये लिस्ट आप देख लीजिए। पीलीभीत से वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार ये बयानबाजी करते रहे हैं, जिसके चलते वरुण गांधी का टिकट कटना पक्का है। वीके सिंह गाजियाबाद से सिटिंग सांसद हैं और माना जा रहा है कि इस बार इनका टिकट भी काटा जाएगा। इसके अलावा संतोष गंगवार बरेली, रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से रिपीट नहीं होंगी, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से रिपीट नहीं होंगे। इनकी जगह कुछ नाम बदले गए। हालांकि देखिए, गाजियाबाद से अतुल गर्ग के नाम पर भी चर्चा है। मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल के नाम को लेकर चर्चा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर आपको डिटेल से बताएंगे कि आज किन किन नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी की रणनीति समझिए। पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक मैसेजिंग की भी कोशिश कर रही है कि अगर जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो काम बनेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, जब भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होती है तो एक बात बिल्कुल साफ करते हैं कि दिल्ली में मत बैठिए, अपने क्षेत्र में जाइए, वहां काम करिए, वहां लोगों से मिलिए। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। किन समीकरणों को यहां पर बीजेपी ध्यान रख रही है? 5वीं लिस्ट कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा चौंका सकते हैं? और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ से गाजियाबाद के बारे में ऑलरेडी हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि वीके सिंह का टिकट कट चुका है और भदौरिया जो कि आज ही बीजेपी ज्वाइन की है, उनको वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कर रहा है। उसके बाद आगे आप बढ़ें तो बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट रहा है। उससे आप और आगे जाए तो हालांकि कानपुर अभी भी एक फिक्स वाला सिचुएशन है, लेकिन सत्यदेव पचौरी जो कि मौजूदा सांसद हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत ज़्यादा संभावना है और लगभग तय माना जा रहा है कि उनका टिकट भी बदला ही जाएगा। उससे और बड़े नाम की अगर बात करें तो वरुण गांधी का टिकट ऑलरेडी हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनका टिकट पीलीभीत से कट चुका है। वहाँ पर जितिन प्रसाद या BL वर्मा को टिकट दिया जाएगा। मेनका गांधी को रिपीट किया जा रहा है। रायबरेली से मनोज पांडे के नाम पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अंतिम मुहर अभी नहीं लगा है। मैनपुरी पर अभी कैंडिडेट तय नहीं किया गया है। रमापति त्रिपाठी जो कि देवरिया से सांसद हैं और उनका टिकट काटने पे लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन फिर पार्टी के भीतर एक धड़ा है जिसका ओपिनियन है कि एक बार उनको और मौका देना चाहिए, उनको चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। तो अभी वो होल्ड वाला सिचुएशन है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, गाजीपुर से कैंडिडेट का चयन या भदोही से, इन सब सीटों पे अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। यानी कि बलिया की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, भदोही की बात कर लें, तो ये एक तरह से अभी होल्ड वाले सिचुएशन में है। पार्टी ने यहाँ पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जयपुर से
जो मौजूदा सांसद हैं भगवती चरण बेहरा, ऑलरेडी उनका टिकट कटा है। इसके अलावा 3 सांसद और हैं जिनका टिकट कटा है। उन सबके नाम जिनकी उम्मीदवारी तय की गई है, इंडिया टीवी ऑलरेडी उनके बारे में बता चुका है। राजस्थान में 7 नाम तय किए जा चुके हैं, 3 नाम को होल्ड पे रखा गया है। कल चुनाव समिति की बैठक में 10 नामों पर विचार हुआ था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 3 टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। सासाराम जो कि मौजूदा सांसद है छेदी पासवान, उनका टिकट कट रहा है। बक्सर अश्वनी चौबे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, वो मौजूदा सांसद हैं, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया जा रहा है। बिहार में बीजेपी ने सभी कैंडिडेट्स को लेकर अब सभी सीटों पे जो 17 सीटें उसके हिस्से में हैं, सब पर अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है, बस उसका ऐलान किया जाना बाकी है। इसके अलावा अगर मैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बात करूं देवेंद्र, तो यहाँ पर किस तरह से बदलाव नामों को लेकर नजर आने वाले हैं? और उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे जो 2 मौजूदा सांसद हैं प्रताप सारंगी और विश्वेश्वर टुड्डू, उनके टिकट पे ज़बरदस्त खतरा है और हमें जानकारी मिली कि उनका टिकट काटा जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं उन सब के टिकट रिपीट किए जा रहे हैं। और नए चेहरों में अगर आप बात कर लें तो संबित पात्रा को एक बार फिर से पुरी में उतारा जाए, पिछली बार भी वहाँ से वो चुनावी अखाड़े में थे, एक बार फिर से उन्हें उतारा जा रहा है। और पराजिता सारंगी एक बार फिर से उन्हें उतारा जा रहा है। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान जो कि राज्यसभा से लगातार चुनकर आते रहे, इस बार संबलपुर से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा सोर्सेज का ये कहना है कि कल चुनाव समिति की बैठक में बैजयंत पांडा के नाम को लेकर भी चर्चा हुई, हालांकि उसमें अंतिम फैसला नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश के लेकर बात करें तो आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी को न्याय ही करना है, क्योंकि गठबंधन के साथ बीजेपी जा रही है और वहाँ पर इसके पास कोई अपना सांसद नहीं। तो इस बार तो पार्टी के पास सिर्फ ये था कि जो सीटें मिली हैं कम से कम वहाँ पे ऐसे मजबूत कैंडिडेट दें ताकि वहाँ से भी कुछ सीटें निकाली जा सके गठबंधन के तहत। देवेंद्र, इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, जाहिर सी बात है कि विधानसभा के चुनावों में जिस तरह से जीत मिली है बीजेपी गदगद है। यहाँ पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नजर आएंगे, क्योंकि ये पेच जरूर सामने आया है। कई सोर्सेज बता रहे हैं कि महिलाओं के नाम शामिल नहीं थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आपके पास क्या अपडेट है? राजस्थान में किन नामों पर दांव लगा सकती है बीजेपी? ये ऑलरेडी इसके बारे में रिपोर्ट किया जा चुका है कि पिछली सूची जो आई थी उनमें से महिलाओं के नाम नहीं थे, तो पार्टी के टॉप लीडरशिप के द्वारा ये कहा गया कि ये पैनल आप लेकर जाएं और दूसरा पैनल लेके आएं। उनमें से 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला कैंडिडेट होने चाहिए और उनमें विकल्प चुनने की स्थिति चुनाव समिति के सामने होनी चाहिए। अगर सीट वाइज बात कर लें तो इसमें टोंक सवाई माधोपुर, वहाँ से सुखबीर सिंह जौनपुरिया जिनको रिपीट किया जा रहा है। झुंझुनू की बात कर लें शुभ करण चौधरी को वहाँ पर टिकट दिया जा रहा है। करौली धौलपुर की बात करें तो राजकुमारी जाटव को वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। गंगानगर से प्रियंका बालान, यानी कि गंगानगर के जो मौजूदा सांसद है ऑलरेडी उनका टिकट काटकर प्रियंका बालान को दिया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण की बात करें जहाँ से पहले राज्यवर्धन राठौर वहाँ पे सांसद हुआ करते थे, वहाँ से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया जा रहा है। राजसमंद से महिमा सिंह जो कि मेवाड़ राज परिवार की हैं, उनके पति नाथद्वारा के बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं विश्वराज सिंह, उनको दिया जा रहा है। भीलवाड़ा, दौसा और जयपुर शहर से भी हालांकि एक भगवती चरण बेहरा का टिकट काटकर वहाँ पे एक महिला कैंडिडेट के बारे में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे 2 महिलाएं हैं, एक मंजू शर्मा बात कर लें और एक दूसरी महिला पूजा कपिल करके, तो इन दोनों के नाम को लेकर अभी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि जयपुर शहर से भी ब्राह्मण महिला कैंडिडेट हो सकती हैं। जी देवेंद्र, बने रहिएगा। देखिए, एक तरफ जहां आज 5वीं लिस्ट आने की संभावना बीजेपी की जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की 5वीं लिस्ट का इंतजार तो है ही, लेकिन बीएसपी ने आज यूपी के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इसमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी कि मायावती ने करीब 44% मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। इसके साथ ही उन्होंने अपना गेम प्लान बिल्कुल साफ कर दिया। अब इन सीटों पर इंडिया गठबंधन और मायावती के उम्मीदवारों की सीधी फाइट होगी। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीएसपी ने इस लिस्ट में अपना फोकस पश्चिमी यूपी की सीटों पर किया है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। कैराना से श्रीपाल सिंह को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर में बीएसपी को टिकट पर दारा सिंह प्रजापति ओबीसी का चेहरा है, चुनाव लड़ेंगे और यहां पर ओबीसी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। इनका सामना केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से होगा। बिजनौर से विजेंद्र सिंह हाथी पर सवार होंगे, तो नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह बीएसपी टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुरादाबाद से मायावती ने मोहम्मद इरफान सैफी पर दांव लगाया।
रामपुर से जिशान खान को टिकट दिया गया और इस तरह संभल से शौकत अली मैदान में है तो अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है। अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पहले 2 चरण हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं 2 चरणों में 16 कैंडिडेट का ऐलान बीएसपी ने कर दिया है। बीएसपी ने हर सीट पर कास्ट फैक्टर को देखते हुए कैंडिडेट डिसाइड किया है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम फेस उतारकर मायावती ने पूरे गेम प्लान को बदल दिया है, जिससे सपा और कांग्रेस के वोटर्स में डेंट तय माना जा रहा है, सेंधमारी पक्की है। सबसे पहले सहारनपुर की बात करें, जहां करीब 43% मुस्लिम वोटर्स हैं और मायावती ने माजिद अली को यहां से उम्मीदवार बनाया है। मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 47% है, यानी कि कुल आबादी का लगभग आधा। तो ऐसे में मोहम्मद इरफान सैफी ने सपा के लिए उम्मीदवार घोषित करने से पहले बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। और आप यहां पर यह समझिए कि जिन नामों पर जिन मुस्लिम कैंडिडेट्स पर बीएसपी ने दांव लगाए हैं उनका एक अलग वोट बैंक है, जमीनी पकड़ है, जिसके चलते मायावती ने इन नामों का सिलेक्शन किया है। रामपुर सीट की बात करें तो 52% मुस्लिम वोटर्स हैं। हालांकि देखिए उपचुनाव में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, बीजेपी भी इस सीट को लेकर उत्साहित है। चुनाव में ये डिसाइडर्स साबित होते आए हैं। हालांकि अब परिस्थिति थोड़ी बदल गई है, लेकिन बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से सपा को नुकसान होना तय है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की सीटें संभल में अगर हम बात करें तो काफी अहम हो जाती हैं। अमरोहा में 41% मुस्लिम वोटर्स हैं, संभल में 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा आंवला और पीलीभीत की सीट की बात करें तो 35% मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। मायावती की रणनीति एकदम साफ है। देखिए लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए, महज महीने भर का वक्त बचा है, कैंडिडेट्स के नाम सामने आने लगे। मायावती बिल्कुल चुप थी, लेकिन कैंडिडेट की लिस्ट जिस तरीके से मायावती ने सामने रखी है, जिन नामों को रखा है, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मायावती का है। अचानक से मायावती चर्चा में आ गई। शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं नोएडा की तो बीएसपी यहां से राजपूत बिरादरी के राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे चुकी है और 84 ऐसे गांव हैं जो 84 गांव ऐसे हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद अहम रहे हैं। नोएडा में राजपूत प्रभावी बिरादरी है, जिसके चलते मायावती ने यहां पर राजपूत चेहरे पर दांव लगाया है। मायावती ने ऐसे नामों का सिलेक्शन किया है जिसका सीधा असर पड़ने वाला है सपा और कांग्रेस के गठबंधन में। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में इंडी गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर महाभारत छिड़ गई है, तो वहीं जेडीयू ने अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया गया, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सुपौल से दिलेश्वर कामत जेडीयू के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा अगर हम मुंगेर की बात करें तो ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। गोपालगंज से आलोक सुमन को जेडीयू का टिकट मिला है। इस बार बिहार की 40 सीटों में से 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है और आज इन्हीं 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा पटना से और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान, जहां से नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है, इन चेहरों के पीछे दांव लगाने की रणनीति क्या है? और मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जो बीजेपी के खाते में सीटें गई हैं 17 सीटें और जेडीयू की मिला के 16 सीटों की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसे कैंडिडेट जानबूझकर मैदान में उतारे गए हैं जो एक दूसरे की मदद भी करें और 40 सीटों का जो लक्ष्य है एनडीए का 40 की 40 सीटें जीतना, उसे कामयाबी से हासिल कर पाएं? जी हाँ, बिल्कुल। सामाजिक समीकरण की बिहार की राजनीति में बड़ी अहम भूमिका होती है और इसलिए इसको पूरा ध्यान में रखा गया। आप जेडीयू की आज की लिस्ट को ही देखिए, 16 उम्मीदवार हैं, 11 पिछड़े और अति पिछड़े हैं।
इन दोनों की आबादी यदि जातीय गणना की आप रिपोर्ट देखें तो करीब 63% है, और टिकटों के बंटवारे में आप देखें तो करीब 75% टिकट जो हैं पिछड़ों और अति पिछड़ों को दिए गए। तो साफ है कि जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको ध्यान में रखा गया है। और चूंकि अब एनडीए के दायरे में कई ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मसलन उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, और फिर बीजेपी तो है ही। तो इन सबों को मिलाकर देखें तो एक बड़ा जो गठबंधन है वो हर जाति समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी चूंकि सीटों के बंटवारे को लेकर उलझने मची हुई है, तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा एनडीए को थोड़ा यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दावा किया गया है महागठबंधन की तरफ से कि अगले 1 से 2 दिनों में उनके बीच सीटों को लेकर जो भी जिच है वो खत्म हो जाएगी और बंटवारा हो जाएगा। रही बात उम्मीदवारों की, तो बहुत ज़्यादा प्रयोग जेडीयू की तरफ से नहीं किए गए हैं। बहुत अधिकांश सीटों पर, लगभग सभी सीटों पर पुराने चेहरे को ही उतारा गया है। सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जहां नए चेहरे हैं। और जैसे यदि सिवान की बात करें तो वहाँ कविता सिंह जो थी वो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रही थी, उनको लेकर नाराजगी थी, पार्टी के नेतृत्व भी उनसे नाराज चल रहा था, और इसलिए एक पुराने जेडीयू के विधायक जो अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, उनकी पत्नी को वहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा यदि आप शिवहर की बात करें तो शिवहर की सीट जो है वो पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार वो सीट जेडीयू को दे दी गई है, क्योंकि आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद को वहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। और यदि देखिए कविता सिंह जो कि सिवान से, जिनको नहीं मिला है टिकट, वो राजपूत जाति से आती हैं, तो उसकी भरपाई जो है वो शिवहर में हो रही है। लवली आनंद राजपूत से जाति से आती हैं, आनंद मोहन राजपूत जाति के एक बड़े नेता माने जाते हैं। तो इस तरह से हर जगह इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। किशनगंज में भी जो पुराना प्रत्याशी था उसको बदला गया है। मास्टर मुजाहिद जो जेडीयू के विधायक रह चुके हैं पहले और क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं पिछले कई सालों से, जब से वो चुनाव हारे हैं, तो उनको मौका दिया गया है। तो हर जगह जहां जरूरत हुई है, जहां आवश्यकता महसूस हुई है, वही बदलाव किया गया है, अन्यथा अधिकांश जगहों पर पुराने चेहरे को उतारा गया। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब बात होगी दिल्ली की। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ जारी है। केजरीवाल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। 28 तारीख को ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। यानी इस बार केजरीवाल की होली ईडी की कस्टडी में ही गुजरनी है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल से बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन दिल्ली के सीएम इस्तीफा देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड से पहला निर्देश जारी किया है। केजरीवाल ने यह निर्देश जल मंत्रालय को लेकर जारी किया है। केजरीवाल ने यह निर्देश नोट के जरिए जल मंत्री को जारी किया है, जिसमें यह कहा गया कि गर्मी आ चुकी है, ऐसे में दिल्ली वालों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। वहीं केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नई याचिका पर फौरन सुनवाई से मना कर दिया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत खुलने पर ही केस की सुनवाई होगी।